नमस्कार। हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन। अक्टूबर का एडिशन है 2023 का। तो ये हमारा एडिशन है, हम इसे डिस्कस करेंगे और मैं इसे इंग्लिश वर्जन में डिस्कस करूँगा और कुछ इम्पॉर्टेंट पहलुओं के ऊपर मैं हिंदी में भी डिस्कस करूँगा। ये पीडी मैगजीन्स के ऊपर मेनली इसमें टारगेट है कि सिविल सर्विसेज जो मेंस पेपर है उसे इन्होंने स्पेशली डिस्कस किया है, जिसे हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैं थोड़ा सा आपको इस फ्रंट पेज के ऊपर कुछ जानकारियाँ दूँ, तो आप पाएंगे कि यहाँ पर भी जैसे कि सिविल सर्विसेज, जैसे मैंने कहा कि मेंस के पेपर हैं, राजस्थान का मेंस है या बीपीएससी बिहार का प्री है, उसे भी हम डिस्कस करेंगे। ये जो हमारा सेक्शन यहाँ पे है एंड इसके बाद हम थोड़ा सा आगे मूव करें तो मेन हमारा फोकस उन इश्यूज पे रहना चाहिए। एक सेकंड, ओके। तो मेन फोकस हमारा उन इश्यू पे रहना चाहिए जो ये फ्रंट लाइन पे दिखाए जाते हैं। जैसे चंद्रयान 3 मिशन जो है वो सॉफ्ट लैंडिंग की है इंडिया ने साउथ पोल पे, जो कि एक अपने आप में पहला नेशन इंडिया बन गया है जिसने सॉफ्ट लैंडिंग की है मून के ऊपर। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट जैसे इश्यूज, 15 ब्रिक्स समिट कंक्लूड्स इन जॉन्सनबर्ग। सिंपल एग्जाम होंगे, उनमें पूछा जा सकता है कि जो 15 ब्रिक्स समिट हुई है, सम्मेलन हुआ है, वो कहाँ हुआ है? जॉन्सनबर्ग, साउथ अफ्रीका। 6 न्यू कंट्रीज इंक्लूडेड इन ब्रिक्स। तो ब्रिक्स में 6 नए देश ऐड किए गए हैं, ये एक अपने आप में बड़ी न्यूज़ है। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23, ये हम पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट इशू है। डब्ल्यू एच ओ लॉन्च्ड ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 6th सेंसस रिपोर्ट ऑन माइनर इरिगेशन स्कीम। इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस इनॉग्रेटेड इन बेंगलुरु। कई बार छोटे एग्जाम के अंदर जो क्लास 3 एंड क्लास 2 भी मैं कह सकता हूँ, उनमें पीडी मैगजीन के जो फ्रंट पेज पे दिए हुए टॉपिक्स हैं, यहीं से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आगे से पार्लियामेंट पासिस जन विश्वास बिल 2023। इंडिया में बिकम वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 27-28। तो पहले 2025 में ऐसा होने के लिए कहा जा रहा था, परंतु थोड़ा सा लेट दिखा रहे हैं इसे। स्टेटस ऑफ ऑल इंडिया एंड ओएनजीसी विदेश अपग्रेडेड। जो स्टेटस है नवरत्ना से इसे अपग्रेड किया गया हुआ है मिनी रत्ना से, वो हम बात करेंगे। WTO रैंक्स इंडिया 18th इन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, ये भी हम पढ़ेंगे इसमें। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स पीएम विश्वकर्मा स्कीम, पीएम ई बस सेवा स्कीम, इंपॉर्टेंट स्कीम होगी, एग्जाम में आने के चांसेस हैं। इंडियस डेकेड ऑफ डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी मीन्स अनइक्वालिटी, असमानता। तो नासास के ये लेटेस्ट पॉवर्टी इंडेक्स है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। 69th नेशनल फिल्म अवार्ड, ये क्लास ज़्यादातर 3 एंड क्लास 2 के अंदर अक्सर पूछते हैं, जो फिल्म फेयर अवार्ड, सॉरी, नेशनल फिल्म अवार्ड्स होते हैं। 19th वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा पर देखेंगे इसे भी। WBWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप, इसे भी देखेंगे। तो यहाँ पे कुछ एक ऐसे इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जो हमने जब मैगजीन आगे पढ़नी है तो उन पे कम्प्लीटली फोकस करना है। तो आइए बढ़ते हैं पेज नंबर 2 की ओर, पेज नंबर 1 की ओर। तो पेज नंबर 1 में और हमारे लिए क्या है देखते हैं। ये नेशन है, नेशन दिस मंथ, ये पेज नंबर 1 है पीडी मैगजीन का। और इसमें फर्स्ट टॉपिक है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लॉन्चेस Y3024 विद्यांगिनी अंडर प्रोजेक्ट 17A। तो एस्पिरेंट्स, अभी हमने इस टॉपिक में ज़्यादा पढ़ना नहीं, कुछ भी खास इतना, आपने बस ये जानना है कि ये है क्या। तो ये जो विद्यांगिनी, जिसे Y3024 कहा जा रहा है, एग्जाम में आ सकता है कि हाल ही में Y3024 एक टर्म चर्चा में रही, न्यूज़ में रही, ये क्या है? तो जी ये शिप है। फिलहाल कुछ शिप हैं जो ये दिख रहे हैं आप, यहाँ शिप है। इसे प्रधानमंत्री, नॉट प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐसे हाल ही में इसे यूं कह सकते हैं कि लॉन्च किया है।
तो ये 2 पॉइंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, एक विदांगिरी क्या चीज़ है और दूसरा Y3024। तो चलिए फ्रंट पेज के बाद हमारा फर्स्ट पेज पीडी मैगजीन का। तो फ्रंट पेज के ऊपर ऐसे होता है नेशन दिस मंथ मैंने अक्टूबर के महीने के कुछ खास टॉपिक हमने कवर करने हैं। अब इसमें फर्स्ट टॉपिक जो हमारे सामने है वो है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लॉन्चेस Y3024 विद्यांगिनी अंडर प्रोजेक्ट 17A। तो इसमें मुझे क्या फोकस करना है, पहले ये कि मुझे भूलना नहीं है कि जो ये लिखा जा रहा है प्रोजेक्ट 17 ये क्या चीज़ है, और दूसरी बात तो ये Y3024 क्या चीज़ है, एग्जाम में आ सकती है। एग्जाम में ये प्रश्न कैसे पूछेंगे कि Y3024 हाल ही में ये टर्म न्यूज़ में रही, इसका संबंध किसके साथ है। तो कुछ नहीं, ये एक शिप है जिसे प्रोजेक्ट 17A के तहत लॉन्च किया गया है हुगली में, वेस्ट बंगाल के अंदर। तो फिलहाल आप ज़्यादा मत सोचिए, बस ये 2-3 बातें आप याद रखेंगे, 17A जो प्रोजेक्ट है वो, और दूसरी बात Y3024, और विद्यांगिरी उसका नाम रखा गया है। विद्यांगिरी एक्चुअल में एक पर्वत माउंटेन रेंज है, पर्वत श्रेणी है, और उसके नाम पर ये एक शिप का नाम जो है रखा गया है। फिलहाल ये बात इंपॉर्टेंट है यहाँ से है। और इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा, एक सेकेंड नीचे लेके जाता हूँ, लेट मी मूव यू टू दी डाउनवर्ड। तो इसमें कुछ और नहीं है, बस कुछ बातें इसमें जो नीचे प्रोजेक्ट 17A के बारे में कही गई हैं कि इसे डिज़ाइन किया इंडियन नेवी ने। बस इतनी सी बात आप याद रखें, बाकी कौन कौन सी कंपनी ने इसे बनाया कभी एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, तो हमें इसे स्किप करना है। एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपको बहुत ही शॉर्ट इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। डिटेलिंग में जाओगे खासकर ऐसे इश्यूज में तो ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड हैं, कभी आपको बेनिफिट नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें इसमें पढ़ना है वो है कि ये टॉपिक नंबर 2, इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस इनॉग्रेटेड इन बेंगलुरु। तो 3D पोस्ट ऑफिस ओपन हुआ है बेंगलुरु में, इतनी सी बात ही काफ़ी है। बस आप याद रखें कि बेंगलुरु में 3D पोस्ट ऑफिस ओपन किया गया है और ये इंडिया में फर्स्ट वन है बेंगलुरु के अंदर। अब इसमें देखिए आलतू फालतू इन्फॉर्मेशन जो एग्जाम में कभी नहीं पूछी जाती है वो क्या है। जैसे कई लोग इसमें पढ़े रहते हैं कि हमें ये जानना है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला। तो देखिए, अब ये कितने फीट का है, स्क्वायर फीट का इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे बनाने में कितने डेज लगे इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। कितने पैसे खर्च हुए, $27 27,500, ये कोई बात इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। इसे LNT ने बनाया है, आई डोंट थिंक क्वेश्चन पूछेंगे, बट हाँ IIT मद्रास ने से जो है वो इसको गाइड किया है, मणिपुरी टेक्नोलॉजी। इसमें जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो कंट्रीब्यूशन है इसको बनाने में वो IIT मद्रास का है। तो ये आ सकता है कि IIT या किस इंस्टीट्यूशन ने इसे सपोर्ट किया टेक्निकली, या किसका योगदान इसमें रहा है इसे बनाने में, तो ये बात आ सकती है। बाकी नीचे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे स्किप करें। तो शॉर्टली आपने इस मैगजीन को ऑब्जर्व करना है, तो ही आप इस मैगजीन का फ़ायदा उठा पाएंगे एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है, जैसे कि पार्लियामेंट ने कुछ बिल पास किए हैं, मॉनसून सेशन हाल ही में क्लोज हुआ, जुलाई 20 को मॉनसून सेशन पार्लियामेंट का समाप्त हुआ। तो टोटल 23 बिल इस मॉनसून सेशन में, मॉनसून सत्र में पास किए गए। अब इसमें श्री गौरव गोगोई ने नो कॉन्फिडेंस मोशन मीन्स अविश्वास प्रस्ताव पास करवाने की कोशिश की, जिसका मतलब ये होता है कि सरकार में आपको विश्वास नहीं और आप सरकार को गिराना चाहते हैं। परंतु ये फालतू बात है, यहाँ कोई कुछ होने वाला नहीं है, मतलब इस टॉपिक में कुछ आने वाला नहीं है यहाँ से कि लोकसभा की जो प्रेजेंस है वो कितनी रही, 45%, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सब चीज़ें अगर अपने माइंड में रखेंगे आप तो आपके काम ये कुछ नहीं है, राइट। उसके वजह से राज्यसभा ने अपर हाउस 5 बिल जो इंट्रोड्यूस करे और 25 बिल पास किए। ये कभी भी एग्जाम में नहीं आए प्रश्न, कभी नहीं आए, पर आप चाहते हैं कि आप अपना जनरल नॉलेज इंप्रूव करें, तो जो प्रोग्रेस है अपर हाउस की, राज्यसभा की, उसने 25 बिल पास कर दिए, ये उसकी प्रोग्रेस है, उसने काम किया। और लोकसभा जो कि लोअर हाउस कहते हैं, उसने 22 बिल जो है पास किए हैं, राइट। कभी भी एग्जाम में ऐसे प्रश्न आज तक नहीं आए हैं। तो अब आप कोई कोई पूछे कि अब हमें करना क्या है इसके अंदर, हमें क्या पढ़ना है इसमें, तो जी देखिए, अगेन एक और इन्फॉर्मेशन थी कि टोटल नंबर ऑफ बिल कितने पास हुए, तो 23। अगेन इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है
डिफरेंट सेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। अब ये जो लोग पॉलिटी पढ़ते हैं तो उनको स्टैटिक में भी तैयार करना पड़ता है, स्टैटिक नॉलेज में भी। तो लॉन्गेस्ट बजट सेशन, फर्स्ट सेशन, बजट का सेशन जो होता है, जो कि पार्लियामेंट का पहला सेशन होता है, वो सबसे बड़ा होता है, सबसे लॉन्गेस्ट होता है। तो ये राष्ट्रपति की एड्रेस माने राष्ट्रपति पहले सदन को, दोनों सदन को संबोधित करते हैं एक तरह से, और फिर ये सेशन जो है वो स्टार्ट होता है, राइट, बोथ हाउसेस को संबोधित करते हैं। और ये जो स्टार्ट होगा वो लगभग जनवरी के एंड में स्टार्ट हो जाता है और ये खत्म होता है फर्स्ट वीक ऑफ मई। ये थोड़ा सा नॉलेज यहाँ इंपॉर्टेंट है। जो बजट सेशन होता है, जैसे ये जो सेशन बजट का है, इसमें एग्जैक्टली बजट पेश कब करना स्टार्ट करते हैं, तो ऑलमोस्ट जैसे कि जो फरवरी का जो महीना है उसके आखिरी दिनों में स्टार्ट करते हैं इसे, वित्त मंत्री पेश करते हैं इन दिनों में, फरवरी के लास्ट दिनों में। और अब इसमें दो पीरियड होते हैं इसके अंदर, गैप ऑफ 1 मंथ बिटवीन देम। तो जो ये बजट का सेशन है इसमें दो, एक्चुअली इसको दो सेशन में डिवाइड कर देते हैं और बीच में 1 महीने का जो है वो गैप होता है, 1 मंथ का। तो एग्जाम के लिए ये भी बात यहाँ से इंपॉर्टेंट हो सकती है। मानसून सेशन, सेकंड सेशन उसके बाद आता है जो हाल ही में फिनिश हुआ, ये जुलाई में स्टार्ट होता है और अगस्त में ख़त्म हो जाता है। लगभग 3 हफ्ते तक ये सेशन चलता है, राइट। इसमें कुछ जनता के इश्यूज़ को, जो मोस्टली इंपॉर्टेंट होते हैं, पब्लिक इशू को डिस्कस किया जाता है। तो नॉर्मली बात यहाँ से है। एंड आपको अगर मैं आगे लेके जाऊँ यहाँ पे, सो व्हाट इज़ नाउ देयर, तो आप यहाँ देखेंगे तो विंटर सेशन, विंटर सेशन थर्ड सेशन होता है और साल का आखिरी सेशन, ये सबसे शॉर्टेस्ट है। एग्जाम में कई बार आता है कि सबसे शॉर्टेस्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट कौन सा है, दैट इज कॉल्ड विंटर सेशन। तो ये नवंबर के मंथ में स्टार्ट होता है और दिसंबर में ये खत्म कर दिया जाता है। तो सबसे शॉर्ट, सबसे छोटा जो सेशन है पार्लियामेंट का वो यही होता है। जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, कई बार पार्लियामेंट के दो हाउसेस, जैसे ये लोकसभा और दूसरी है राज्यसभा, कई बार इनके बीच में मतभेद हो जाते हैं, डेडलॉक बोलते हैं इसको। डेडलॉक मीन्स जैसे कि आप लोकसभा से कोई बिल पास कर रहे हैं परंतु राज्यसभा में अटक जा रहे हैं, वहां से वो पास नहीं हो पा रहे हैं, जिस कारण से आपके जरूरी काम, सरकार के जरूरी काम रुके पड़े हैं। तो उस सिचुएशन में एक जॉइंट सीटिंग करवा सकते हैं दोनों हाउसेस को बुलाकर, कि आपके जो मतभेद हैं आपस में आप डिस्कस करें और इसका निवारण करें। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 108, आर्टिकल या अनुच्छेद 108 के तहत ये फैसिलिटी है, इसके अंडर आप एक जॉइंट सीटिंग करवा सकते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि आर्टिकल 108 स्पीक्स अबाउट व्हाट। तो जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट टू हाउसेस इन ऑर्डर टू ब्रेक द डेडलॉक, दोनों हाउसेस के बीच में जो मतभेद होता है उसे खत्म करने के लिए ये जॉइंट सेशन करवाया जाता है। द जॉइंट सेशन इज कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट, प्रिजाइड ओवर बाय द स्पीकर। नाउ ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। जॉइंट सेशन को बुलाता तो राष्ट्रपति है पर उसकी अध्यक्षता करते हैं स्पीकर। और कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्या राष्ट्रपति उसकी अध्यक्षता करते हैं, नहीं नहीं नहीं, स्पीकर ही होते हैं, जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं वही इस जॉइंट सेशन की अध्यक्षता करते हैं, वही बैठते हैं, इसे चलाते हैं, सदन को और कार्रवाई को अंजाम तक लेके जाते हैं इन हिज और हर प्रेजेंस बाय द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। मान लो किसी कारणवश जॉइंट सेशन करवाना है पर स्पीकर की तबीयत ठीक नहीं है या कोई और घटना घट गई है, तो डेप्यूटी स्पीकर फिर इस जॉइंट सीटिंग की अध्यक्षता करते हैं या प्रिजाइडिंग करते हैं। इसके प्रिजाइडिंग ऑफिसर वही होता है। बहरहाल ये इस तरह का टॉपिक, तो इसमें सिर्फ स्टैटिक वाला पार्ट इंपॉर्टेंट था, बाकी इतने बिल पास किए वो हुआ। एक जनरल नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे आप इंटरव्यू देने जाते हैं मान लीजिए और आपका इंटरव्यू है, तो फिर आपसे पूछ सकते हैं कि अच्छा कितने बिल पास किए, थोड़ा डिटेलिंग से बताइए, तो फिर आपसे वो पूछ सकते हैं। अदरवाइज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने बिल पास करे वो कभी इंपॉर्टेंट नहीं बना है आज तक, ना ये इतना इंपॉर्टेंट इशू है कि बिल कितने पास किए। सो एस्पिरेंट, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा हमारी स्क्रीन पर, तो आइए देखते हैं इसे। जैसे ये आपको मैं जो दिखाने जा रहा हूँ नेक्स्ट टॉपिक इस मैगजीन के अंदर, एल सी तेजस जो है उसने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है इंडिजिनस बने देश के द्वारा बनाई हुई एक स्वदेशी अस्त्र मिसाइल। तो अस्त्र, अस्त्र या अस्त्र मिसाइल के बारे में प्रश्न बन सकता है। तो ये एक फाइटर हेलीकॉप्टर या सॉरी फाइटिंग जेट है, एल सी तेजस बोलते हैं इसको, और इसके द्वारा ये टेस्ट फायर की गई है। तो लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट एल सी तेजस है ये।
अब इसके बारे में आपको अगर डिटेलिंग से जानना है तो साइंस एंड टेक के अंदर आप जान सकते हैं, तो इसलिए जो है वो ये चीज़ें यहाँ से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अस्त्र अस्त्र मिसाइल किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो LCA तेजस, यही बात यहाँ से इंपॉर्टेंट है। आई डोंट थिंक आपको इस लाइन से ज़्यादा कुछ भी नोट करने की यहाँ पे ज़रूरत है। इतने 1000 फीट की एल्टीट्यूड से इसको जो है टेस्ट किया गया है, नथिंग इज इंपॉर्टेंट, कभी कोई ऐसा डिटेलिंग से नहीं पूछता है। और इसे लॉन्च करने में वेरियस डिपार्टमेंट का योगदान रहा है, जैसे कि AD है, एरोनॉटिकल डिपार्टमेंट एजेंसी, DRDO है, HAL है, ऑल है। ये कभी इंपॉर्टेंट नहीं रहे कि किसने किसको बनाया है। फिलहाल बस यही इंपॉर्टेंट है कि अस्त्र मिसाइल जो है वो टेस्ट फायर की गई है सक्सेसफुली किसके थ्रू, तो LCA तेजस। ये लाइन इंपॉर्टेंट है और कभी मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा कि आप इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ पढ़ें इस वाले सेक्शन में, राइट। तो लेट मी सेकंड। इसके बाद देखिए ये सुपर एयर टू एयर मिसाइल है, अस्त्र मिसाइल। तो इसके बारे में अगर आपको डिटेलिंग से जानना हो तो आप पढ़ भी सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है। जैसे अस्त्रा, स्टेट ऑफ द आर्ट BWR, एयर टू एयर मिसाइल टू एंगेज एंड डिस्ट्रॉय हाईली मैन्यूवरिंग सुपरसोनिक एरियल टारगेट। हवा में कोई भी टारगेट होगा तो उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए ये मिसाइल यूज़ की जाएगी। इसे DRDO ने क्रिएट किया। जो भी है, आत्मनिर्भर भारत मैंने खुद बनाना है, देश के ऊपर, देश को खुद पे डिपेंडेंस दिखानी है, तो ये स्वदेशी है, राइट, इंडिजिनस है, तो इतना कोई इतना इंपॉर्टेंट बात ही नहीं है। आई डोंट रिकमेंड कि आप इसमें कुछ भी पढ़ें यहाँ से, राइट। तो एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए क्या चीज़ छोड़नी है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या ज़्यादा पढ़ाई करने से, जैसे मैं कह चुका हूँ आपको। कल नहीं, नेक्स्ट टॉपिक है, कभी एग्जाम में नहीं आएगा आपको, बट फिर भी जान लेते हैं कि UGC मीन्स यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। हमारे देश के अंदर जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको UGC के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। बिना उनके रूल्स फॉलो किए वो काम नहीं कर सकती हैं, और UGC के द्वारा ही उनको मान्यता प्राप्त होती है। उनके रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर ही वो काम किया करती हैं। अब UGC ने हाल ही में 20 यूनिवर्सिटीज़ को फेक करार दिया है। ये फेकली काम कर रही हैं, वो हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग काम नहीं करती है, या उन्होंने हमसे मान्यता नहीं ले रखी हुई है। ये यूनिवर्सिटीज़ कहाँ कहाँ हैं? ये कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसे ओपन होकर फ्यूचर डिस्ट्रॉय करती हैं कुछ एक एस्पिरेंट्स का। देखिए, अब यहाँ नीचे एक लिस्ट पड़ी हुई है फेक यूनिवर्सिटीज़ की। आंध्र प्रदेश में कोई यूनिवर्सिटी है, क्राइस्ट न्यू टेस्टामेंट डीम्ड यूनिवर्सिटी, बाइबल ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, ये सारी दिल्ली में कुछ एक है, कर्नाटका में है। ये कभी आपसे नहीं पूछेंगे कौन सी यूनिवर्सिटी को बैन किया गया है या उसको फेक करार दे दिया गया है, या कितनी ज़्यादा है किस प्रदेश में, ये कभी इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा। कि कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करने के लिए नोबडी वांट कि आपको इस तरह की जानकारी रहे एग्जाम के लिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी जो है फेक इसमें आई है। तो इट इज़ ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस। जो एजुकेशन फील्ड से बिलोंग करते हैं उन्हीं उनके लिए इंपॉर्टेंट था कि अच्छा ये जानना। सिर्फ एग्जाम में तो किसी भी नहीं आएगा ये वाली बात यहाँ से। आई डोंट थिंक इट इज़ दैट मच इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो है आपको अगर मैं आगे लेके जाऊँ यहाँ से, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कि आपकी स्क्रीन पर आई थिंक आप देख पा रहे होंगे सेकंड, सॉरी, द सिक्स्थ सेंसस रिपोर्ट ऑन माइनर इरिगेशन स्कीम। एक समय पे जो खेती है वो भगवान भरोसे थी कि बारिश होगी, मौसम ठीक रहेगा तो खेती होगी, नहीं तो नुकसान। पर कुछ बीते सालों में, लगभग 10-20 ईयर्स में, गवर्नमेंट ने काफ़ी इरिगेशन स्कीम्स लॉन्च की हैं ताकि किसानों को एक अननेसेसरी प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए बिकॉज ऑफ बारिश नहीं हुई। तो फिलहाल 6 सेंसस हुआ है इरिगेशन के ऊपर। ये करवाया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मैंने जल शक्ति मंत्रालय ने से करवाया है। अब इसमें भी अगेन कुछ नहीं है जो हमें जानना है, बस एक बात है जो इसके अंदर मेरी नज़र में इंपॉर्टेंट है, जो अगर आई तो आ सकती है यहाँ से, ये बात कि टॉप रैंक्ड जो ग्राउंड वाटर स्टेट स्कीम है, ऐसी स्टेट जिन्होंने ग्राउंड वाटर के लिए ज़्यादा स्कीम्स बनाई हैं। उत्तर प्रदेश है टॉप पे, नंबर 2 पे महाराष्ट्र है, 3 पे मध्य प्रदेश है, 4 पे तमिलनाडु और 5वें पे तेलंगाना है। और सरफेस वाटर, जैसे कोई पानी निकल रहा कहीं से, उसका आप एक टैंक बना लें और उस टैंक में पानी इकट्ठा करके जो है वो फिर पानी खेतों में पहुंचाएं।
वो सरफेस वाटर स्कीम के अंदर टॉप पे महाराष्ट्र है, और कर्नाटक है, तेलंगाना है, उड़ीसा और झारखंड है। तो इधर की है सरफेस वाटर में टॉप महाराष्ट्र ने, और नंबर 2 पे उत्तर प्रदेश है। क्योंकि यहाँ खेती भी ज़्यादा होती है, लैंड भी काफ़ी देख के, इसलिए इनका ऊपर आना ऑब्वियस था। और परंतु फिर भी 4-5 राज्य ऐसे जिनके बीच में हमेशा कंपटीशन होता है खेती, इरिगेशन इरिगेशन और या सिंचाई को लेके। तो कुछ इसके अलावा इंपॉर्टेंट तो यहाँ मुझे कुछ और दिखता नहीं है। आपको भी बस स्किप करना, बस ये टेबल आपने याद रखना है, और इसमें भी टॉप स्टेट कौन सी रही है, दैट्स इट। कुछ डिटेलिंग्स इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है। ना आगे ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। WHO फर्स्ट WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन टू बी हेल्ड इन गुजरात। WHO जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ज़्यादातर इनके द्वारा प्रमाणित जो मेडिसिन हैं वो एलोपैथी की हैं, राइट। और होम्योपैथी में या आप कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल मेडिसिन जो हमारे देश के अंदर हज़ारों सालों से दवाइयाँ यूज़ की जाती रही हैं आयुर्वेद के ज्ञान के अकॉर्डिंग, तो उनके ऊपर एक समिट होने जा रही है, जो एक बड़ी बात है। और कहाँ हो रही है? गुजरात के अंदर। तो यही प्रश्न बन सकता है कि पहली WHO की ग्लोबल समिट ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर, ट्रेडिशनल, वो कहाँ होने वाली है? गुजरात के अंदर, गुजरात के गांधीनगर में होने वाली है। बस ये लाइन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें आई डोंट थिंक यहाँ कोई बात ऐसी है जो आपको एग्जाम के लिए याद रखनी चाहिए, तो स्किप दिस लाइन। इसके अलावा जो है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में 5वीं एनुअल डिफेंस डायलॉग्स होने वाले हैं। डिफेंस में रक्षा क्षेत्र के अंदर जो है डायलॉग्स दो देशों के बीच में होने जा रहे हैं, और इनके बीच में कोई ऑब्जेक्टिव क्या है इसके और ऐसी बातें, तो ये कोई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, मगर प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं। और मेंस के लिए भी कुछ स्टफ यहाँ से क्रिएट नहीं होता है इन टॉपिक से कि उन डिफेंस डायलॉग्स में क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं, तो ये भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आई डोंट थिंक ये इतना इंपॉर्टेंट है। हाँ, बस आपने प्रीलिम्स के लिए या फिर आपने जो क्लास 3 या क्लास 2 के एग्ज़ाम के लिए कोई तैयारी करनी है, तो फिर आप ये बात याद रखें कि इंडिया और बांग्लादेश में जो डिफेंस डायलॉग्स हुए हैं, वो उनका चरण कौन सा है। तो 5th डिफेंस डायलॉग हुए हैं, या एग्ज़ाम में ऐसा आ सकता है कि हाल ही में 5th एनुअल डिफेंस डायलॉग हुआ है, वो कौन से दो देशों के बीच में हुआ, तो इंडिया एंड बांग्लादेश, एंड दैट्स इट। तो इसके अलावा नीचे वाली लाइन का कोई अर्थ, कोई मतलब यहाँ पे हमारे काम की नहीं है। इन्फॉर्मेशन तो बहुत ज़्यादा है, पर हमारे काम की नहीं है। किसी एग्जाम में ये बात कभी नहीं आएगी, यहाँ से कभी पूछेगी नहीं, राइट। तो बहरहाल लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट टॉपिक एस्पिरेंट हमारी स्क्रीन पर, फर्स्ट सोलर मिशन आदित्य आदित्य L1 लॉन्च्ड बाय इसरो। तो एग्जाम में बस यही क्वेश्चन बन सकता है कि आदित्य L1 वाज इन न्यूज़, खबरों में था, ये क्या चीज़ है? इसे इसरो ने लॉन्च किया है, पर ये कैसा मिशन है? सोलर मिशन, मैंने सन के ऊपर कुछ निष्कर्ष ही लेके आएगा, सन के बारे में जानकारी लेके आएगा। तो सितंबर 2 को ये लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा। चंद्रयान 3 का जब सक्सेसफुली या सक्सेस मिली हमें, तो उसके बाद हमने जो है इसको भी लॉन्च किया, आदित्य L1 को, जो एक सोलर मिशन है। सन के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारियाँ ये लेके आएगा। ये बात। दूसरी बात क्या है, जैसे ही इंडिया का चंद्रयान 3 मिशन जब जो है वो सफल हुआ, तो इसके बाद इंडिया की जो डिमांड थी सैटेलाइट को लॉन्च करने की या सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने की, वो बढ़ गई। इन 150 मिलियन US डॉलर इंडिया ने अर्न किए हैं सैटेलाइट को स्पेस में भेजने के लिए, बाय यूरोपियंस और अमेरिकन देशों के सैटेलाइट को भेजा ऊपर है, अंतरिक्ष में भेजा है। तो कितने पैसे कमाए, क्या बना, 150 मिलियन है, कुछ है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आदित्य L1 is the third such mission. It will study the energy sources of the earth from the sun. मैंने सूर्य में जो ऊर्जा है, जिस कारण से पृथ्वी सर्वाइव करती है, बाकी ग्रहों में ऊर्जा रहती है, उसका सोर्सेस, उसके सोर्सेस के ऊपर जो है ये शोध करेगी आदित्य L1 मिशन। बाकी आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया है बाय PSLV, मीन्स पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो PSLV या GSLV ये क्या चीज़ें हैं?
आपको ये जानना है तो मेरी आप साइंस एंड टेक वाली क्लासेस को जब आप ज्वाइन करेंगे तो ही आप डिटेलिंग से जान पाएंगे, नहीं तो यहाँ टाइम वेस्ट होगा। ये कोई और बात इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। तो बस यही इंपॉर्टेंट था कि आदित्य L1 मिशन जो है वो जो हाल ही में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया, ये कौन से ग्रह के लिए है, कौन से या सन के लिए, ऐसे ऐसे ऑप्शंस आपको पूछी जा सकती है। एंड कुछ और मुझे यहाँ से इंपॉर्टेंट नहीं नजर आता। नेक्स्ट, न्यूज़ इन ब्रीफ वाले सेक्शन से भी कुछ क्वेश्चन बनने का आसार रहते हैं। न्यूज़ इन ब्रीफ में गवर्नमेंट एक्सटेंड डिजिटल इंडिया प्रोग्राम बाय 5 years। गवर्नमेंट ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को जो है वो 5 साल आगे और एक्सटेंड कर दिया है। व्हाट इज डिजिटल इंडिया? इसका मतलब है कि हमने देश में एक हाई स्पीड जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करनी है, गांव गांव तक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी। पंचायतों को जो है वो नेट से जोड़ना, और ज़्यादा जो कागज़ डॉक्यूमेंट्स आप बनाते हैं तहसील में जाके, पंचायत में जाके, वो आप अपने घर से ही मंगवा लें, घर से आप काम कर सकें। तो हाईटेक करने का प्लान है सरकार का थ्रू दिस मिशन। इस डिजिटल मिशन को जो है 5 साल और आगे एक्सटेंड किया गया है। तो the central government approved the extension of the Digital India scheme for a period of 5 years, starting from 2021-22 to 25-26। मैंने 2021-22 से लेके 25-26 तक ये और 5 साल जो है वो चलने वाली है ये स्कीम। तो इसके बारे में इन्होंने भी कोई ऐसी कवरेज नहीं दी है यहाँ पर जिसे हमें और कुछ जानना हो। और आई डोंट थिंक गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में ऐसा आएगा कि गवर्नमेंट ने डिजिटल इंडिया स्कीम को कितने और साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है। तो मुझे तो यहाँ पे कुछ ऐसा नज़र नहीं आता। मगर कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं, जैसे डिजिटल इंडिया के तहत कई ऐप्स सरकार ने लॉन्च किए जनता को बेहतर सुविधा देने के लिए। अंडर द यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन द न्यू एज उमंग ऐप पे जाके लगभग 540 गवर्नमेंट सर्विसेज, मैंने किसी दिन क्लास में भी कहा था कि उमंग ऐप आप इंस्टॉल करो और लगभग सारी सरकारी स्कीम्स की जानकारी आपको इस ऐप से मिल जाएगी। लगभग 540 गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, एडिशनल गवर्नमेंट सर्विसेज विल बी अवेलेबल, मैंने एक्स्ट्रा से और आ रही हैं इसके अंदर। बहुत सारी सर्विसेज गवर्नमेंट की आपको यहाँ मिलेगी। ओवर 1700 सर्विसेज आर ऑलरेडी अवेलेबल। तो 540 और ऐड की गई हैं, और 1700 के आसपास की सर्विसेज उमंग ऐप के ऊपर आप फ़ोन के ज़रिए क्लिक करके मात्र सरकार की सुविधाएं ले सकते हैं। 9 more सुपर कंप्यूटर विल बी एडेड अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन। तो सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत 9 और सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर वेरी हाई स्पीड कंप्यूटर। हमारे जो नॉर्मल कंप्यूटर होते हैं, दे आर डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप, पाम टॉप, या हाई स्पीड, वेरी वेरी हाई स्पीड कंप्यूटर होता है जिसकी प्रोसेसिंग स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। अब एक है यहाँ पे भाषिनी, जो मैं स्पेशली अंडरलाइन करूँगा कि भाषिनी ये क्या चीज़ है। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि एक शब्द, एक ऐप, भाषिनी ऐप चर्चा में रहा, न्यूज़ में रहा, ये कितनी भाषाओं में अवेलेबल है। तो ये क्या है? AI इनेबल्ड, में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें लगेगी, और मल्टी लैंग्वेज ट्रांसलेशन टूल है। मैंने आप किसी और भाषा को समझते हैं, जैसे आप हिंदी समझते हैं, आपको मलयालम नहीं आती, तो आप इसके थ्रू ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ये लगभग 8वें शेड्यूल की 22 भाषाओं की ट्रांसलेशन आपको करके देगा। तो भाषिनी ऐप आप इंस्टॉल करें और देखें कि क्या आप यहाँ से कुछ सीख पाते हैं कि नहीं सीख पाते हैं। तो ये भाषिनी ऐप सरकारी ऐप है, और ये कितनी भाषाओं में अवेलेबल है, या कितनी भाषाओं की ट्रांसलेशन कर सकता है, तो 22 भाषाएं 8वें शेड्यूल की। तो जो इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं उनको मालूम है कि 8वें शेड्यूल में 22 कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेजेस हैं जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा रिकग्नाइज किया गया है। बाकी और इसमें ये चीज़ें तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं नज़र आती मुझे। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि महिलाओं के ऊपर कुछ शब्द जो है वो अ, मतलब महिलाओं को कुछ शब्दों से बोला जाता है। तो आप जेंडर स्टीरियोटाइप्स के ऊपर जो है वो काम करें। तो सुप्रीम कोर्ट रिलीजेस हैंडबुक ऑन कम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स। व्हाट इज स्टीरियोटाइप? स्टीरियोटाइप मीन्स कि जैसे कई बार होता है, क्या है, जैसे कि सपोज एक विमेन है, राइट। तो अगर वो विमेन जो है वो कामकाजी है या गृहिणी है या इस तरह से है, तो कुछ शब्द उनके लिए एट्रीब्यूट कर दिए गए हैं या दे दिए गए हैं
जिससे उनके बारे में एक नेगेटिव छवि जो है बनती है। ऐसे कई शब्द हैं, मैंने क्लास के अंदर आपको बातें सारी बताई थी। फिलहाल जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ये समय के सीजीआई मीन्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। जो इन्होंने जो एक बुक जारी की उसमें कहा गया है कि हमें कुछ शब्दों में बदलाव करने हैं, उन शब्दों को हमने यूज़ नहीं करना है जो जेंडर स्टीरियोटाइप जो है वो दिखाते हैं। तो कुछ शब्द अंग्रेजी के जो अमूमन कोर्ट में यूज़ किए जाते हैं, तो वो तो ऑफेंडिंग नहीं होते, परंतु उनकी तह तक जाएँ तो वो एक मतलब बैड मीनिंग देते हैं महिलाओं को। तो वो शब्द जो हैं वो आपको मैं ये वीडियो खत्म होने के बाद एक और लिंक भेजूँगा जहाँ मैंने वो सारा टॉपिक डिस्कस किया है, डेली करंट अफेयर के अंदर। तो ये बात वहाँ पे है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो मेरी नज़र में मुझे इम्पोर्टेंट दिखता है, वो ये है दोस्तों। IIT कानपुर रिसर्चर्स मेक्स फर्स्ट एयर प्योरीफायर विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसा देखिए, आजकल की एयर शहरों के अंदर तो बहुत ख़राब है। वहाँ की हवा बहुत ख़राब है, केमिकल्स हैं हवा के अंदर, धुआं है, प्रदूषण है, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्री, पावर प्लांट का। तो बिना बिजली के, यूँ कहा जाता है कि भाई एसी बहुत पावर खाता है, तो बिना बिजली के ये एयर प्योरीफायर जो है काम करने वाला है। तो एग्ज़ाम में आएगा कि किस इंस्टीट्यूट ने इसे डिज़ाइन किया है, ये तैयार किया है। तो आईआईटी कानपुर, इसे याद कर लो। बाकी नीचे भी कितने मिनट्स लेता है प्योरीफाई करने में, 30 मिनट्स, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई आपसे इन टेक डिस्कस नहीं करेगा कि भी कितना टाइम लेता है, इसकी एफिशिएंसी क्या है, इसका काम का तरीका कैसे है। ये साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बात हो सकती है इंपॉर्टेंट, मगर नॉर्मली गवर्नमेंट एग्जाम के लिए कभी आपसे नहीं पूछेगा। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपसे ज़्यादा पूछी जाती है। तो आईआईटी कानपुर को नोट कर लो, उन्होंने जो है पहला एक तरह से बिना बिजली के चलने वाला एयर प्योरीफायर बना दिया है, एयर प्योरीफायर, ताकि शुद्ध हवा घर के अंदर आए।
सो हम आगे बढ़ें तो नेक्स्ट टॉपिक ये है, दैट इज 27th आइट्रेशन ऑफ एक्सरसाइज मालाबर 2023। तो मालाबर एक्सरसाइज 2023 जो है हुई है और 21 के बीच में है। तो फिलहाल ट्रेडिशनली देखा जाए पहले से तो ये अमेरिका और इंडियन नेवी के बीच में हुआ हुआ करती थी। इंडियन नेवी और अमेरिकन नेवी के बीच में हुआ करती थी। और कुछ समय से इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया और जापान को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है और इस बार ऐसा हुआ भी। एंड दैट इज वाई इस एक्सरसाइज को क्वाड ग्रुप की एक्सरसाइज भी कहा जा रहा है। क्वाड ग्रुप में 4 मेंबर हैं, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका। और इसके बारे में आइए देखते हैं क्या है। तो मालाबार एक्सरसाइज 2023 सिडनी में हुई, ऑस्ट्रेलिया में। इसमें रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी ने काफ़ी बड़ी तरीके से अपने होस्टिंग की है। खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आगे बढ़ते हैं। इसमें किन किन देशों ने पार्टिसिपेशन दी? तो इसमें जापान था, देखिए ना, सबमरीन एंड एयरक्राफ्ट फ्रॉम इंडियन नेवी, रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी, जापान मैरीटाइम एक्सरसाइज, जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स ये आ गई, और यूएस नेवी। तो 4 देशों ने इसमें पार्टिसिपेशन किया। पर ट्रेडिशनली देखा जाए कि ट्रेडिशनली इसमें जो पार्टिसिपेशन है वो किन की आती रही है, या किन कौन से देश हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते रहे हैं। तो आपको मैं यहाँ पे लेके जाना चाहूँगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे। सो मालाबार एक्सरसाइज कमेंस्ड ऑन 1992। ये एक्सरसाइज 1992 में शुरू हुई और ये बायलेटरल थी, 2 देशों के बीच में थी, इंडियन नेवी की और यूएस नेवी की। तो बिगिनिंग में तो इंडिया और यूएस का था ये। बाद में 2020 के अंदर ऑस्ट्रेलिया को भी इन्वॉल्व कर दिया गया और अब जापान भी है। इसलिए मैंने कहा कि क्वाड ग्रुप का एक तरह से समझ लीजिए एक्सरसाइज हुआ इसमें, मालाबार एक्सरसाइज के अंदर। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आज का, WHO launches the global initiative on digital health. So aspirant, what is digital health? देखिए आज की डेट में अगर आप हॉस्पिटल में विजिट करें, ऐसे कई इक्विपमेंट हैं, ऐसे कई इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इंटरनेट के जरिए काम करते हैं। ये इंटरनेट बेस उनकी सर्विसेज हैं। तो वो डिजिटली माने इंटरनेट के जरिए ऑपरेट कर रहे हैं, थ्रू वे ऑफ डिजिटल। तो नेचुरली उनकी हेल्थ मेंटेन करना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर उन डिवाइसेस में किसी भी तरह का हैकिंग ऐसी कोई एक्टिविटी होती है या उनकी कोई भी ऐसी घटना घटती है तो इसका हेल्थ पे इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा लोगों के। इसलिए WHO ने कन्वीन किया है। तो आपको एग्जाम में आ सकता है कि डिजिटल हेल्थ के ऊपर हाल ही में एक ग्लोबल इनिशिएटिव लिया गया, किसके द्वारा? WHO के द्वारा। बात खत्म। अब इसके बाद WHO ने G20 देशों से इसके लिए सपोर्ट मांगी है, द रोल ऑफ इंडिया एंड अदर G20 नेशन। तो उन्होंने मदद मांगी है फाइनेंशियल पॉलिटिकल कि आप इसे पूरे वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट करने के लिए सपोर्ट करें। और इसके बारे में जानने के लिए नहीं है, ग्लोबल हेल्थ क्या होती है आप इंटरनेट पे जाके डिटेलिंग से पढ़ सकते हैं। एक सेपरेट टॉपिक आपको जो है वो तैयार करना है ऐसे के लिए। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपको इंटरनेट पे वेरियस आर्टिकल मिल जाएंगे इसके ऊपर। सो नेक्स्ट टॉपिक की ओर मैं आपको लेके चलता हूँ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये है 15th ब्रिक्स समिट कंक्लूड्स इन जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्रिक्स आप जानते हैं एक 5 देशों का समूह है। बी मीन्स ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। तो 5 देशों का समूह है और इस साल की इसकी समिट या सम्मेलन ब्रिक्स का जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में हुआ। तो 1 मार्क्स का प्रीलिम्स लेवल का या सिंपल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम का यहां से बन जाता है। दूसरी बात एग्जाम में क्या आ सकती है कि इसकी थीम क्या थी? तो ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलेटरलिज्म। तो इसका आप रट्टा मार लेना यहाँ से कि थीम क्या है। थीम
इंपॉर्टेंट है। दो बातें यहाँ से इंपॉर्टेंट है। और अगली बात जो मैं इसमें आपको नोट करवाना चाहता हूँ वो ये है कि 2024 की जो जो चेयरमैनशिप है, हम 2023 में हैं, वो रशिया के पास रहेगी। तो 2024 में जो सम्मेलन होगा इस ब्रिक्स या समिट होगी, तो इसकी अध्यक्षता जो है वो रूस करेगा। और ये समिट 16वीं समिट जो है, 15वीं तो हो चुकी साउथ अफ्रीका में, ये कजान रशिया में होगी। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या होगा कि 15वीं ब्रिक्स समिट हुई कहाँ पे। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है, थीम वाला, जो आपको मैंने बता दिया। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि 16वीं ब्रिक्स समिट कहाँ होने वाली है। तो यहाँ इसके अलावा आपको अगर मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहाँ पे देना चाहूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगती है, वो ये कि इस ब्रिक्स ग्रुप के अंदर जहाँ 5 ही देश इसके सदस्य हैं, कुछ 6 और देशों को इन्वॉल्व करने की बात हो रही है और इनको इन्वॉल्व कर दिया जाएगा। 1 जनवरी 2024 डेट याद रखिए। 2024 के पहले दिन से 6 देशों को इसमें शामिल किया जाएगा। अब ये ग्रुपिंग एक्सटेंड हो रही है, एक्सपेंशन हो रहा ग्रुप का इसका। कौन-कौन सी देश? अर्जेंटीना, अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, ये भी शामिल होगी, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, ये भी शामिल होगी, फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इथियोपिया, ये शामिल होगा, और यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, ये भी इन्वॉल्व होंगे। राइट, तो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके नीचे फिर देखिए कुछ और इंफॉर्मेशन है, जो जैसे कि 15वीं जो ब्रिक्स समिट हुई उसमें क्या क्या डिक्लेयर किया गया, डिक्लेरेशन क्या थी, पार्टनरशिप फॉर इंक्लूसिव मल्टीलेटरलिज्म, फोस्टरिंग एन एनवायरनमेंट ऑफ पीस एंड डेवलपमेंट, पार्टनरशिप, ये चीज़ें नहीं इंपॉर्टेंट। मैंने पहले कहा जिनको बाद में बड़े एग्जाम के अंदर मेंस लिखना होता है और उनका अगर इंटरनेशनल रिलेशन अगर उनका सब्जेक्ट है, राइट, तो नेचुरली उनको फिर जो है वो ये चीज़ पढ़नी पड़ेगी डिटेलिंग के साथ, ये पॉइंट नोट करने पड़ेंगे, ढंग से लिखने पड़ेंगे फॉर देम ऑल, अदरवाइज नॉर्मल केसेस में ये किसी काम का